नमस्कार प्रशिक्षुओं, मैं एस.के. मौर्य आज आप लोगों के समक्ष लेकर उपस्थित हूँ एजुकेशन 07 जो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का कंटेंट जिसका प्रसंग है या प्रकरण कहिए शब्द अर्थात वर्ड। इसके पूर्व हम वर्ण का अर्थ, प्रकार, स्वर और व्यंजन, स्वर व्यंजन का वर्गीकरण आदि पढ़ चुके हैं और उसको विभिन्न आधारों पर देख चुके हैं कि कितने प्रकार होते हैं। आइए देखते हैं शब्द क्या होता है। शब्द अर्थात वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं, जैसे आ और बा, अब। अनेक दूसरे यदि सीधा अर्थ हम देखते हैं तो शब्द अनेक वर्णों के प्रयोग से बनते हैं, ऐसा कह सकते हैं। यानी एक से अधिक वर्ण, अब, का, बकब, का, माला, कमल। इस तरीके से हम क्या करेंगे कि अनेक शब्दों के मेल से जो रूप प्रस्तुत होगा वह रूप ही शब्द कहलाएगा और वो सार्थक होना चाहिए। आप समझ गए होंगे कि शब्द का अर्थ। अब हम उसको परिभाषित करें तो ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि एक या एक से अधिक वर्णों या अक्षरों के मेल से बना या बनी सार्थक ध्वनि समूह को हम शब्द कहते हैं या कहेंगे। जैसे राम, लड़का, लड़की, फूल, कमल, कटहल, बरगद, अजवाइन। इस तरीके से एक से अधिक जितने बन सकते हैं, अदरक। ये हो गया आपका उदाहरण के साथ परिभाषा। अब विशेषता देखें, शब्द की विशेषता। जो अभी परिभाषा और अर्थ आपने देखा उसी से परिभाषाएं निकल सकती हैं। परिभाषाएं, पहली परिभाषा है शब्द वर्णों पहली विशेषता इसकी है कि शब्द वर्णों के समूह से बनते हैं। यानी ठीक है, आपको अभी उदाहरण दिखाया मैंने। फिर दूसरी विशेषता है कि शब्द से किसी अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। यानी सार्थक हमने बताया, सार्थक शब्द होंगे, सार्थक ध्वनि समूह होगा, उसी को हम कहेंगे शब्द। जिसका अर्थ न निकले वो कोई शब्द नहीं होता है, कोई उसका अभिप्राय नहीं है। दूसरी विशेषता ये हो गई। तीसरा हो गया कि शब्दों का भाषा में स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जा सकता है। यानी भाषा में हम स्वतंत्र, कोई भी शब्द है उसका अर्थ है। शब्द स्वतंत्र इकाई होने के कारण उसके लिए डिक्शनरी है, शब्दकोश है। क्योंकि शब्दकोश में देखा जा सकता है यदि स्वतंत्र अर्थ ना हो फिर भी तो हम क्या करेंगे, उसको डिक्शनरी नहीं बना सकते ना, एक शब्द के लिए एक अर्थ। हालांकि आप सब जानते हैं कि अनेकार्थक शब्द होते हैं तो वह कम मात्रा में है, तो सारे शब्द लिखे जा सकते हैं, उसके सारे अर्थ लिखे जा सकते हैं। ये हो गई विशेषता। और एक विशेषता और देख लेते हैं कि शब्दों का जब वाक्यों में प्रयोग किया जाता है तो ये निश्चित कार्य करते हैं। यानी कि जिस कार्य के लिए जिस शब्द का निर्माण हुआ है वह वही कार्य करेगा, दूसरा अन्य नहीं करेगा। जैसे कोई कर्ता है, कोई कर्म है, कोई संप्रदान, जो भी शब्द होंगे वो उसी के आधार पर ही तो कार्य करेंगे, अलग से कुछ नहीं कर सकते। अर्थात ये कहा गया कि शब्दों का जब वाक्यों में प्रयोग किया जाता है तो ये निश्चित कार्य करते हैं जिनके आधार पर हम इन्हें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि भागों में भी बांट सकते हैं। अगला हमारा पॉइंट है शब्द के भेद। यानी शब्द के भेद, अभी आपने वर्ण पढ़ा था, वर्ण के भेद देखा था तो विभिन्न आधारों पर देखा गया था कि कैसे ध्वनियां निकलती हैं। अब हम शब्द के भेद उसी आधार पर उसी प्रकार से आधार पर देखेंगे। जैसे शब्द का भेद देखना है, यानी भेद माने प्रकार, रूप। अर्थ के आधार पर देख लेंगे, जैसे सार्थक और निरर्थक, एकार्थी, अनेकार्थी। इसको और दूसरे तरीके से देख सकते हैं, समान शब्द प्रतीत होने वाले शब्द। इस तरीके से पर्यायवाची, ये सब शब्द हो जाएंगे अर्थ के आधार पर, शब्द के भेद। फिर दूसरा हम देखेंगे रचना या बनावट या व्युत्पत्ति, यानी कैसे उत्पन्न हुए हैं।
उसके आधार पर देखेंगे। प्रयोग या विकार का जो आ जाते हैं शब्दों में, उसके आधार पर, जैसे लड़का लड़की, तो प्रयोग या विकार के आधार पर हम शब्द के भेद समझेंगे। उत्पत्ति और इतिहास, यानी शब्द, उस शब्द की रचना हुई है उसके इतिहास को देख करके हम देखेंगे उस आधार पर कि शब्द के कितने रूप या कितने प्रकार या कितने भेद हो सकते हैं या होते हैं। पहले आइए हम देखते हैं अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, जैसा कि मैंने बताया अभी, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, ये तो सभी लोग जानते हैं। समान प्रतीत होने वाले शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ठीक, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन कुछ मुख्य रूप से ये हैं कि जैसे संयुक्त, जैसे शब्द के जो भेद हैं उसमें अर्थ के आधार पर देखा जाए तो रूपग्राम, यानी आधार पर रूप, यानी जब हम कोई शब्द लेते हैं, शब्द का जो मतलब जैसे कोई वर्ण मिला करके कोई शब्द बनाते हैं तो शब्द की एक आकृति आ जाती है, आकार प्रकार, वही एक तत्व है। तो जब हम संयुक्त रूप ग्राम में अर्थ तत्व केवल एक हो तो उसे ही हम संयुक्त रूप ग्राम कहते हैं। वो एक प्रकार का हो गया। और दूसरा प्रकार हो गया मिश्रित रूप ग्राम। जब हम कोई शब्द ऐसा प्रयोग करें या ऐसा ग्रहण करें, ऐसा उसका आकार प्रकार प्रस्तुत हो जो एक से अधिक अर्थ तत्व देने वाला हो, जैसे हम उदाहरण दें तो रसोई घर। और संयुक्त रूप ग्राम के लिए यदि देखें तो जैसे उसके सफाई, एक ही अर्थ निकल रहा है ना, उसके और सफाई, संयुक्त रूप ग्राम का उदाहरण है। यानी फिर से एक बार देख लेते हैं, संयुक्त रूप ग्राम में अर्थ तत्व केवल एक होता है, जैसे उसके, सफाई इत्यादि। मिश्रित रूप ग्राम में देखते हैं तो मिश्रित रूप ग्राम में एक से अधिक अर्थ तत्व होते हैं, जैसे रसोई और घर। रसोई भी है और घर भी है, ठीक है। एक से अधिक अर्थ तत्व हो गए कि नहीं हो गए, ठीक है। तो कहने का मतलब है रूप ग्राम माने होता है जब आकार प्रकार या रूप या जो स्वरूप दिखाई देता है जब किसी शब्द का अर्थ के आधार पर, तो उसे हम संयुक्त रूप ग्राम, जिसमें एक अर्थ तत्व हो और मिश्रित अर्थ तत्व हो, उसमें हम दो रूप ग्राम दिखाई दे रहे हों, एक से अधिक अर्थ देने वाले हों, तो उसे मिश्रित रूप ग्राम कहते हैं। उदाहरण के लिए रसोई घर। अब हम अन्य आधार पर जो बहुचर्चित है, सभी जानते हैं, सार्थक निरर्थक। कहते हैं निरर्थक मत बोलिए, सार्थक बोलिए, एक अर्थी बोलिए, बहुअर्थी मत बोलिए, है ना। जब वार्तालाप में आप लोग करते हैं तो हम अर्थ के आधार पर रूप ग्राम के जो अन्य भेद हैं उन्हें बताएंगे। पहला, सार्थक शब्द। सार्थक शब्द हम उन शब्दों को कहते हैं जो कुछ न कुछ उनका अर्थ हो, उन्हें सार्थक शब्द कहेंगे। जैसे खाना, पीना, सोना, रोना, गाना आदि तमाम शब्द हैं, रचना कर लीजिए जिसका कोई अर्थ निकल रहा हो। दूसरा है निरर्थक। निरर्थक शब्द वह शब्द होते हैं जिनका कोई उद्देश्य न हो, उनके कोई अर्थ न निकले, वो निरर्थक शब्द होता है। जैसे पानी हमने बोला, यह सार्थक शब्द है, लेकिन वानी, चाय वाय, खाना वाना, रोटी वोटी, ये शब्द जो साथ में लगते हैं, सहायता करते हैं बोलने में और गति को बढ़ाते हैं, इनको हम बोल देते हैं और ये, लेकिन ये निरर्थक शब्द होते हैं। ये तो सभी जानते ही हैं। एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द अर्थात वह शब्द जिनका प्रयोग एक ही अर्थ के लिए किया जाता है, जैसे पुस्तक, घर, गाय। एक ही अर्थ है और कोई अर्थ नहीं हो सकता इसका। आइए आगे देखते हैं अनेकार्थी शब्द। ये चौथा प्रकार है। अनेकार्थी शब्द माने जिन शब्दों में से एक शब्द के अनेक अर्थ प्रतीत होते हैं। अनेक अर्थ होते हैं, प्रतीत क्या, प्रतीत माने विश्वास होता है। जैसे कनक, आपने पढ़ा होगा ना, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। यानी यहाँ केवल हम कनक शब्द ले रहे हैं। कनक शब्द के दो अर्थ यहाँ पर हैं। एक क्या है, धतूरा, एक फल होता है, और दूसरा सोना, स्वर्ण। दूसरा उदाहरण ले तो सुमन। सुमन के दो अर्थ हैं, एक सुंदर मन और दूसरा फूल,
पुष्प, सुवर्ण सुंदर वर्ण, और फिर क्या दूसरा ले लें, स्वर्ण सोना, ठीक है, और सुंदर वर्ण, सोना और सुंदर वर्ण, दो चीज आ गए। तो ये अनेकार्थी शब्द हैं। अब देखिए समान प्रतीत होने वाले शब्द कौन कौन से हैं, कुछ विचार कीजिए आप लोग। समान प्रतीत होने वाले शब्द जैसे वह शब्द जो प्रतीक अर्थ रखने वाले होते हैं। समान अर्थ, प्रतीक माने समान, वह थोड़ी सी भिन्नता से उनके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। जैसे हम क्या, थोड़ी सी भी, अनल और आग, ये समान अर्थ हैं दोनों के, लेकिन थोड़ा सा क्या हो जाता है, भिन्न। अनिल वायु, यानी इसको और ठीक से देखें तो अनिल और अनल जरा सा हमने चेंज कर दिया, समान प्रतीत तो हो रहे हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं अर्थ के आधार पर। अनल माने आग और अनिल माने वायु, योग माने जोड़ और योग माने मिलान। राज माने रहस्य और राज्य माने उत्तर प्रदेश यानी प्रदेश। भाग्य किस्मत और भाग हिस्सा। इस तरीके से तमाम शब्द हैं जो समान प्रतीत होने वाले हैं, लेकिन उनके अर्थ थोड़ी सी भिन्नता के कारण अलग अलग हो जाते हैं। इन शब्दों को हमने यहाँ पे रखा है। पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, ये शब्द आप सभी लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये शब्द जिनके एक ही अर्थ होते हैं लेकिन शब्द तमाम होते हैं, अधिक हो जाते हैं। ये शब्द जिनके एक ही शब्द के अर्थ के लिए अनेक शब्द प्रयोग किए जाते हैं। समझ लीजिए, भाषा में जिन शब्दों का अर्थ समान होता है उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इसमें सूक्ष्म विविधता होती है, यद्यपि अर्थ में समानता होते हुए भी सूक्ष्म विविधता होती है, यानी परिस्थितियां, घटनाएं, विशेषताएं, प्रयोग आदि के आधार पर इनमें भिन्नता हम समझ सकते हैं, जो एक दूसरे के पर्यायवाची बन जाते हैं। जैसे कमल को हम कहें तो जलज, पंकज, सरोज, नीरज। सतदल कह दे तो सतदल का आकाश, शून्य, नभ, गगन, अंतरिक्ष। अलिंद यानी भौरा, भ्रमर, मधुप, मधुकर, मिलिंद। आँख कह दें तो नेत्र, चक्षु, लोचन, दृग। ये सब शब्द कौन से हैं, पर्यायवाची और समानार्थ, यानी कोई भी हम शब्द प्रयोग करें और उनका अर्थ एक ही निकलेगा। अगला है विलोम शब्द। सभी लोग जानते हैं, अपोजिट जिसको कहते हो, यानी जो शब्द उल्टा अर्थ देता हो उन्हें प्रयोग शब्द उन्हें विलोम शब्द या विपरीतार्थक भी कहते हैं। जैसे आदि का अंत कर देंगे, आकाश का पाताल कर देंगे, यश का अपयश कर देंगे, सुख का दुख कर देंगे, सत्य का असत्य कर देंगे, उचित का अनुचित कर देते हैं, जीवन का मरण कर देते हैं। ठीक है, और ज़्यादा उदाहरण देने की आवश्यकता है नहीं। ये हो गया आपका अर्थ के आधार पर। अभी देखिए, अर्थ के आधार पर रूपग्राम के अन्य अलावा जो है सार्थक, निरर्थक, एकार्थी, अनेकार्थी, समान प्रतीत होने वाले यानी अनिल और अनल, इसको ध्यान दीजिएगा। पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द और विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द, ये देखेंगे। और एक अर्थ के आधार पर शब्द के भेद हैं, संयुक्त रूपग्राम और मिश्रित। संयुक्त में क्या होता है कि एक ही अर्थ होता है, और मिश्रित में दो अर्थ तत्व होते हैं, यानी तत्व, अर्थ तत्व की बात होती है। अर्थ तत्व एक होता है संयुक्त में, और उसमें क्या होता है, मिश्रित में दो अर्थ तत्व होते हैं, जैसे रसोई घर, और उसमें कोई है उसके सफाई आदि। ये हो गया अर्थ के आधार पर। ये अभी प्रश्न आया था, इसीलिए मैंने इसको ज़्यादा डिटेल कर दिया है। अब देखिए दूसरा प्रकार है हमारा। अभी मैंने देखिए यहाँ पे बताया था कि रचना, बनावट, व्युत्पत्ति के आधार पर। अब हम इसकी बात करेंगे। रचना या व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर जो तीन प्रकार के होते हैं, तीन भागों में उसे बांटा गया है, कह लीजिए।
जैसे पहला है यौगिक, ये आ गया रचना, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्द के भेद जो हैं, ये 3 भेद हैं। पहला या 3 प्रकार हैं, 3 रूप हैं। एक यौगिक शब्द है, यौगिक शब्द उसे कहते हैं, यौगिक का मतलब ही होता है जोड़ने से, अर्थात 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों से मिलाकर जो हम नए शब्द बना देते हैं उसी को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पाठ 1 शब्द और शाला 2 शब्द, तो हो गया मिलकर के पाठशाला यानी विद्यालय। दूसरा हो गया रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वह शब्द होता है जो वर्णों के योग से बने परंतु खंड करने पर उसका कोई अर्थ न निकले, उसी को ही हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पंकज, पंकज को पा अलग कर दो तो कुछ नहीं बनने वाला है, जा अलग कर दो तो भी कोई कुछ नहीं बनता है, पंक। ठीक, अब देखिए दोनों मिला दें, यौगिक और रूढ़ शब्द दोनों को जब हम मिला देंगे तो ये बन जाएगा योग रूढ़ शब्द। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। योग रूढ़ शब्द उपयुक्त दोनों विशेषताओं को लिए हुए होता है। उन शब्दों का प्रयोग विशिष्ट अर्थ में किया जाता है, जैसे जलज, चक्रपाणि, चारपाई। ठीक, चारपाई वाला, चक्रपाणि और जलज। ये हो गया आपका रचना, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। 3 भेद होते हैं, यौगिक, रूढ़ शब्द और योगारूढ़। अब प्रयोग या विकार के आधार पर हम बताएंगे आपको, प्रयोग या विकार के आधार। विकार क्या होता है, यानी जैसे थोड़ा सा यदि हम चेंज कर दें तो उसमें विकार आ जाएगा ना, लेकिन वह मतलब का ही रहेगा, सेंटेंस बनाने में उपयोग होगा, इसीलिए हम इसको विकारी शब्द कहते हैं। यानी प्रयोग विकार के आधार पर। रूपांतर के आधार पर शब्दों के 2 भेद हो गए। कौन कौन से, विकारी शब्द और अविकारी शब्द, यानी रूप का जो अंतर होता है। तो पहला है विकारी शब्द। विकारी शब्द 4 प्रकार का होता है। पहला प्रकार है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया। ठीक, तो विकारी शब्द सबसे पहले देख लें क्या होता है। यानी वह शब्द जो लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार बदलते रहते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। यानी कि जब लिंग चेंज हो जाए तो शब्द बदल जाएंगे, वचन चेंज हो जाएगा तो शब्द बदल जाएंगे, और कारक जब बदल जाएगा तो भी शब्द बदल जाएंगे, और उनमें थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, उसी को हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, इसी को लिंग बदलने पर मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ। यदि वचन बदल कर पढ़ा जाए तो वह सब पुस्तकें पढ़ रहे हैं। क्लियर। अब विकारी शब्द के जो 4 प्रकार हैं उनको डिटेल से देखते हैं। जैसे संज्ञा, संज्ञा सभी पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। जैसे हमने क्या बताया, आप बिल्कुल रटाए होंगे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, कुत्ता, पाठशाला, पुस्तक, यानी स्थान का नाम भी रख सकते हैं, बहराइच, लखनऊ, कलकत्ता नाम हो गया, और वस्तु का नाम ये हो गया। अब देखिए सर्वनाम। सर्वनाम माने जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया हो उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, यह, हम। ठीक है, मैं सुधेंद्र कुमार मौर्य। ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद मैं को हटा दिया जाए या सुधेंद्र कुमार मौर्य को हटा दिया जाए, या कोई सेंटेंस बनता है तो हम क्या करते हैं, उसके प्रयोग कर लेते हैं। तुम कर लेते हैं, वह कर लेते हैं, यह कर लेते हैं, हम कर लेते हैं, ये सब हो गया सर्वनाम। अब अगला है विशेषण। विशेषण क्या होता है, जो विशेषता को प्रकट करता है सर्वनाम की। सर्वनाम की विशेषता भी सर्वनाम आपने देखा, यानी वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग। संज्ञा क्या है, नाम, स्थान और वस्तु का जो नाम है वही संज्ञा है। सर्वनाम माने उसके स्थान पर जो वह, तुम, वह, हम, मैं आदि का प्रयोग होता है, वो हो गया सर्वनाम। अब विशेषण माने जैसे
जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। सीधा अर्थ, जैसे नीला, पीला, मोटा, पतला आदि। क्रिया क्या है? वह शब्द जिनके किसी काम का होना या करना प्रकट होता है, जिन शब्दों से उन्हें हम क्रिया कहते हैं, जैसे खाना, पीना, रोना, जाना आदि। क्लियर हो गया इतना? वैसे पांडे सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप लोग क्या कहना सब जानते ही हैं, लेकिन मेरा भी कार्य है इसलिए मैं कर रहा हूँ। और अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर भी कर सकते हैं और हमें कमेंट भी कर सकते हैं। यदि ना अच्छा लगे तो गाली वाली भी दे सकते हैं। आप लोग बहुत तरसे हुए हैं, अभी इस लॉकडाउन में घर में बैठे हैं, तो आप लोगों के दर्शन भी नहीं हो रहे हैं, तो कम से कम कुछ उधर से प्रतिपुष्टि या फीडबैक जिसको कहते हैं वो प्राप्त हो जाए मुझे। आप फीडबैक का मानी भी समझ लें। चलिए, हमारी अपनी मन की बात थी, आपसे कह दिया। अब देखेंगे हम अविकारी शब्द। ये भी 4 प्रकार के होते हैं। अभी देखा विकारी शब्द व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। एक हो गया, ओ सारी हम कहाँ बोल दिए, ज़्यादा खुश हो जाते हैं तो ऐसे ही होता है। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, हम पढ़ रहे हैं प्रयोग या विकार के आधार पर शब्द के भेद। विकारी शब्द 4 प्रकार के हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ऐसे शब्द जो ये इसमें आते हैं, जो विशेषता प्रकट करता है, जो संज्ञा है, जो संज्ञा के स्थान पर आता है, जो सर्वनाम की विशेषता बताता है, जो क्रिया है, जिसमें क्रिया का भान होता है, वो क्रिया है। ठीक। अविकारी शब्द 4 प्रकार के वो भी होते हैं। क्रिया विशेषण पद, संबंध बोधक पद शब्द, समुच्चय बोधक शब्द, विस्मय बोधक शब्द। ये 4 प्रकार का। अब आइए देखते हैं अविकारी शब्द क्या होता है। जो शब्द लिंग, अब देखिए सीधे को उल्टा कर दीजिए, विकारी को अविकारी बना दीजिए, यानी विकार को हटा दीजिए। कैसे हटाएंगे आप? वह शब्द जो लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार नहीं बदलते हैं अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे धीरे धीरे, किंतु, अरे, हाँ आदि। इनको अव्यय भी कहा जाता है। ये अव्यय शब्द हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अभी बताया शब्द, समुच्चय बोधक शब्द, विस्मय बोधक शब्द, ये सब शब्द अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्दों पर लिंग, वचन, कारक का कोई असर नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अविकारी शब्द जो हैं वो ये इस प्रकार से हैं, वो 4 यही हैं। बार बार मैं बोल रहा हूँ जिससे कि आपको किसी एक बार में समझ में आ जाए कि आप क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया विशेषण वह अव्यय शब्द है, हमने बताया अविकारी शब्द को अव्यय शब्द कह सकते हैं, जो क्रिया की किसी विशेषता को बताता है। जैसे वर्तिका धीरे धीरे चल रही है, मानसी धीरे धीरे कार्य करती है। कुछ भी हम जोड़ सकते हैं। राघव कह दें कि तेजी से राघव दौड़ रहा है, ये सब कह सकते हैं। संबंध बोधक, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध प्रकट करे, यानी संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध बताए, दिखाए, प्रदर्शित करे, उन्हें हम संबंध बोधक कहते हैं। जैसे ऊपर, यानी ऊपर हमने कह दिया तो इसका मतलब मैं कहाँ हूँ? नीचे हूँ। नीचे कह दिया तो समीप कह दिया, पास कह दिया, ये सब उदाहरण है इसके। संबंध बोधक सार्थक शब्दों के 8 भेदों में से एक भेद है। व्याकरण में संबंध बोधक एक अविकारी शब्द है। क्लियर? तीसरा है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक क्या होता है? जो अविकारी शब्द 2 शब्दों या 2 वाक्यों अथवा 2 वाक्य खंडों को जोड़ता है, उसे हम समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे और, तथा, परंतु, किंतु, तथापि, ये सब शब्द क्या है? समुच्चय बोधक। संबंध बोधक माने हमने बताया कि जैसे ऊपर, नीचे, समीप और पास, ये संबंध बोधक है। उन शब्द से ही पता चले कि उनका संबंध किसी अन्य से है, तो वो हो जाता है संबंध बोधक, और ये अविकारी शब्द होता है। समुच्चय बोधक माने और, तथा, परंतु, किंतु, समीप, तथापि आदि,
ये आपके हो जाते हैं समुच्चय बोधक। यानी दो शब्दों या दो वाक्यों अथवा दो वाक्य खंडों को जो जोड़ें उन्हें एवं एवं भी कह सकते हो। अब अगला है विस्मय बोधक शब्द। जो शब्द हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, क्रोध, तिरस्कार आदि के भावों को अपने में समेटे हुए है और उसका बोध आपको कराए, उन्हें हम विस्मय बोधक शब्द कहते हैं। जैसे हाय, वाह, आह, अरे, ये सब शब्द हमारे हो गए विस्मय बोधक शब्द। क्लियर हो गया। यानी व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर दो प्रकार के कहाँ मैं बोल देता हूँ, यानी प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के शब्द हैं। कौन कौन से? विकारी और अविकारी। विकारी 4 प्रकार के, अविकारी भी 4 प्रकार के। विकारी 4 प्रकार के कौन कौन? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी कौन है? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। क्लियर हो गया ना। अब हम इतिहास यानी शब्द के इतिहास के आधार पर बताएंगे, उत्पत्ति उसकी के आधार पर कैसे उत्पन्न हुआ उसके आधार पर शब्द के भेद बताएंगे। देखिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग। हिंदी भाषा की शब्दावली की उत्पत्ति अनेक स्रोत हैं इनकी। कुछ शब्द संस्कृत के हैं, कुछ संस्कृत से थोड़ा बदल कर बने हैं, कुछ विदेशी भाषा से बने हैं और कुछ विदेशी भाषा से मिलकर बने हैं। इन शब्दों की उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हम शब्दों को 7 भागों में बांटते हैं। पहला भाग हमारा है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वह शब्द होते हैं जो उसमें जरा भी परिवर्तन नहीं हुआ है, सीधे किसी संस्कृत भाषा, किसी भाषा क्या डायरेक्ट कहिए, संस्कृत भाषा से लेकर के उठा करके हिंदी में रख लिया गया है, उनको स्वीकार कर लिया गया है ज्यों का त्यों। उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। ये संस्कृत के शुद्ध या अधिकृत शब्द हैं, जैसे जल, विद्या, नर, गगन, पवन, पुरस्कार। यानी तत्सम शब्द जो बिल्कुल शुद्ध रूप हैं और संस्कृत से उठाए गए हैं और यहाँ पे रख दिया गया है, उसे हम हिंदी भाषा में रखा गया, उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। दूसरा है तद्भव शब्द। यहाँ पे हम लिखे हैं, जो टाइपिंग किए हैं, खुद किए हैं, मेहनत किए हैं, इसमें कई गलतियाँ छोटी मोटी हो जाती हैं, पाई हलंत की मात्राओं का जो लिखने में, तो आप इसको नज़रअंदाज कर दीजिएगा। आप बहुत पढ़ते हैं और कई बार हिंदी देखे हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ इसको ध्यान न दीजिएगा, कई बार गलती हो जाती है। जैसे तत्सम शब्द में माँ में हलंत लगना चाहिए, हलंत अभी पढ़ाया था उसमें। तद्भव में ये जो वा में आपका हलंत लगा है वो दा में लगना चाहिए, ठीक है। तो ये तद्भव क्या होता है? यानी तद्भव शब्द वह शब्द होते हैं जिनका रूप परिवर्तित हो जाता है। जैसे शब्द तो वहाँ से लिया गया, तत्सम उठाया गया, लेकिन उसका प्रयोग करते करते उसमें विकार पैदा हो गया, विकृत हो गया, और विकसित शब्दों को तद्भव कहते हैं। यानी वो विकार के कारण उनका प्रयोग भी अधिकाधिक हो रहा है, इसलिए हम उसको तद्भव शब्द गिनते हैं। जैसे जीभ, कन्हैया, सांप, कान, घी, दूध, हाथ, इस तरीके से क्रमशः संस्कृत के शब्द जो थे, जैसे जिह्वा था उसका जीभ बन गया, कृष्ण तो कन्हैया बन गया, सर्प का सांप बन गया, कर्ण का कान बन गया, घृत का घी बन गया, दुग्ध का दूध बन गया और हस्त का हाथ बन गया। ठीक, इस तरीके से तत्सम से जो विकार विकृत होकर के नया रूप ले लिया, उसका प्रयोग भी हम करते आ रहे हैं। उन शब्दों को हम उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत के आधार पर हम उनको तद्भव शब्द कहते हैं या कहलाते हैं। अगला देशज शब्द। देशज शब्द माने देश में जो बन गए हैं। देशज शब्द हम उन्हें कहते हैं जिनकी उत्पत्ति या व्युत्पत्ति का पता नहीं चल सके, किंतु केवल इतना ज्ञान है कि इनको न तो तद्भव, न तत्सम और न विदेशी कहा जाता है। जिन शब्दों को का विकास देश में ही हुआ हो, वह हिंदी भाषा भाषी और हिंदी भाषा भाषी क्षेत्रों के लोगों के संपर्क में आने के कारण बहुतायत रूप से हो रहा हो, उसे ही हम कौन सा शब्द कहेंगे? देशज शब्द। जैसे
बांग्ला से आए शब्द गप, उपन्यास एवं मराठी से आए हुए शब्द चालू, बाजू आदि। किंतु बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनके बारे में यह तय ही नहीं हो पाया है, यह निश्चित ही नहीं हो पाया है कि ये किस भाषा से आए हैं। किसी भाषा से आए हैं ये निश्चित नहीं है, लेकिन जैसे इसमें हम प्रयोग करेंगे तो चिड़िया, पगड़ी, रोटी, दाल, नटखट, इनका पता नहीं है कि किस भाषा से आए, अनिश्चित है। अब देखिए अर्ध तत्सम शब्द, अर्ध तत्सम भी कहा, आधा तत्सम है और आधा यानी आधा विकार लिए हुए, आधा बिल्कुल शुद्ध है। तो कहते हैं ये शब्द तत्सम और तद्भव के बीच है, कड़ी है, सेमी कंडक्टर समझ लीजिए, ना कंडक्टर है और ना इंसुलेटर है, बीच का है, तो इसी को अर्ध तत्सम कहा गया है। इस वर्ग के शब्दों का उल्लेख बहुत से भाषा विज्ञान वेत्ता जैसे गियर्सन, चटर्जी आदि, धीरेन्द्र वर्मा आदि करते हैं। कृष्ण का किसुन या किसन जैसे शब्द ही अर्ध तत्सम या अर्ध तद्भव बन जाते हैं। अब अर्ध तत्सम कहो चाहे अर्ध तद्भव कहे तो दोनों बात तो एक ही है। विदेशी शब्द कौन सा है? पांचवा प्रकार है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द माने जो विदेश शब्द जहाँ विदेश से आए हों, कोई भी देश हो जो बाहर से आए, कहने का मतलब हमारे देश में अंग्रेजी और मुसलमानों का शासन रहा, राज्य रहा बहुत सालों तक, तो अनेक उनके संपर्क से अनेक शब्दों का विकास हुआ। जैसे हिंदी में आ गया शब्द, आप लिखते हैं ना तो ऊपर, जिन्हें हमने विदेशी भाषाओं से ले लिया, उठा लिया, ग्रहण कर लिया, स्वीकृत कर लिया, अपनी भाषा में रख लिया। ये फारसी भाषा के शब्द देखें तो दुकान, चाकू, अदालत, ये फारसी भाषा के शब्द हैं, ठीक, ये विदेशी शब्द हो गए। अरबी भाषा के शब्द हैं जैसे हकीम, सिफारिश, इमारत। तुर्की भाषा के शब्द अलमारी, कालीन, दरोगा, तोप। पुर्तगाली भाषा के शब्द जैसे मेज, कमरा, गोदाम, गिरजा। फ्रांसीसी शब्द देखें तो शब्द है वो कारतूस। ये सब आपके हो गए विदेशी शब्द। द्विज या संकर वर्ण जो मिलकर बने हैं, यानी दो भाषाओं के मिश्रण से, सम्मिश्रण से बने शब्दों को द्विज कहा गया है, संकर शब्द कहा गया है इन्हें। जैसे डबल और रोटी, रेल और गाड़ी, शीतलावक्ष ये नाम है, ठीक है। तो ये हो गया आपका द्विज या संकर। यहाँ उस द्विज माने दूसरे जन्म वाले द्विज से नहीं मतलब है, ब्राह्मण से नहीं, दो से नहीं मतलब है, ठीक है। यहाँ हम द्विज यानी संकर शब्द हिंदी भाषा में केवल देखते हैं। अनुकरणात्मक शब्द जैसे वह शब्द जिनका निर्माण पशु पक्षियों या किसी ध्वनि के अनुकरण के अनुसार बन गया है, किया गया है। जैसे टप टप, पानी कहीं गिर रहा हो तो कहें टप टप पानी गिर रहा। म्याऊं म्याऊं, बिल्ली जो बोल रही है उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसको बोल दिया म्याऊं म्याऊं कह रही है। फिर भाव भाव, कुत्ता बोल रहा है उसको भाव भाव। कौवा बोल रहा है काऊ काऊ। कोयल बोल रही है टू टू, ये कर देते हैं। और जैसे कोई जब ज़्यादा बात करते हैं, निरर्थक बातें कर रहे हैं तो कहें चौं चौं मत करो, चौं चौं। अब चौं चौं क्या है? जो घिर कोई चीज़ मान लीजिए घर्षण कर रही हो तो कहते हैं घिर। और जैसे मोटरसाइकिल बहुत आवाज़ करने लगे तो क्या कहते हैं? यार फटफटिया कहाँ से ले आए, फटफटिया। और कोई बहुत तेज़ी से, बहुत अच्छे से गति से कोई पठन कर रहा हो या बोल रहा हो, उत्तर दे रहा हो तो कहें यार बहुत फर्राटेदार उत्तर दे रहा है। तो ये फर्राटेदार क्या है? ये क्या है? अनुकरणात्मक शब्द है। तो इस प्रकार से आशा है कि आप समझ चुके होंगे। आज हमने कंटेंट लिया था शब्द अर्थात वर्ड, तो इसकी विशेषता देखा, शब्द का अर्थ देखा, शब्द के भेद देखा, उसके भिन्न आधारों पर हमने उसको देखा। और फिर इसमें बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे, जैसे संकर शब्द उदाहरण सहित लिखिए। अर्ध तत्सम शब्द कौन कौन से हैं, उदाहरण देकर समझाइए। देशज शब्द से आप क्या समझते हैं? तत्सम शब्द क्या होते हैं?
प्रयोग या विकार के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कीजिए। रचना के आधार पर शब्द के प्रकार बताइए। पर्यायवाची शब्द लिखिए या पर्यायवाची शब्द को परिभाषित कीजिए। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद बताइए। ये सब आपके प्रश्न बनेंगे और इसमें एक न एक प्रश्न आपको आना ही आना है। जैसे विकारी शब्द कई बार आ जाता है और देशज शब्द आ जाता है। उदाहरण से लिखिए। धन्यवाद।